अब आप देखो, अब आपने इसमें जो चीजें याद रखनी है ना, मेन चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी चीजों को भूल जाओ, यूजलेस हैं। जो पास पेपर में आपके काम आती है वो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक एक करके मेरे साथ चीजें लिखते जाओ सारी, ताकि हमारा टाइम बचे, हम टाइम वेस्ट ना करें। देखो, सबसे पहली चीज आप लिखो, सबसे पहली चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अभी हम ये सारे फॉर्मूलाज देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके पास जो आंसर देगा वो देगा x कॉमा वाई की फॉर्म में। तो ये आपका x का मिड पॉइंट, ये आपका y का मिड पॉइंट। ठीक है, तो जो भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो आप उनके दोनों x को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे आपका x का मिड पॉइंट आ जाएगा। आप दोनों के y को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास y का मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो मिड पॉइंट लिखना होता है वो x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात? मिड पॉइंट का फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूलाज लिखो, साथ साथ लिखते जाओ आप ये मेरे। सही है, भले आपने देखो पहले लिखे हुए हो, कोई मसला नहीं, आप दोबारा से लिखो इनको, ताकि ये क्लियर हो आपको। ठीक है, उमर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है वो ज्योमेट्री जो आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करते हो, मतलब ग्राफ के अंदर जो करते हो यूज, ये वो वाली ज्योमेट्री होती है जिसमें आप लेंथ फाइंड करते हो, एंगल्स भी फाइंड कर सकते हो, आप उसमें मिड पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, मल्टीपल चीजें फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो पहली हमारी चीज हो गई मिड पॉइंट। नेक्स्ट, मिड पॉइंट के बाद आपको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कह लो या आप उसको लेंथ कह लो, एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये नोट कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए हो, आप हमेशा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से आपका कोई भी डिस्टेंस निकल कर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है, क्लियर है ये? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पेपर वन पेपर टू दोनों में मिक्स आता है। ये ज्यादातर P1 का टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है ना, तो ये P1 का, लेकिन मिक्स आता है ये। तो डिस्टेंस और लेंथ आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप लिखो ग्रेडियंट फॉर्मूला। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है भाई m इक्वल्स टू, m से डिनोट करते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेसिकली ये होता है चेंज ऑफ y या रेट ऑफ y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है आपका। आप सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मूले पे गौर करो, चेंज वाले को छोड़ दो। ठीक है भाई, ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें पहला स्टेप होता है फाइंड m, सेकंड स्टेप होता है फाइंड c, थर्ड स्टेप होता है सिंप्लीफाई देम विद नो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चार जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास आपके लिखे होने चाहिए, ये चारों आप कॉपी कर लो, अपने पास लिख लो। यही इसके अंदर यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये चारों नहीं लिखोगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस की चीजें फाइंड करने में। ठीक है बेटा, तो ये चार फॉर्मूलाज हो गए हमारे। आज डे 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा मिड पॉइंट, डिस्टेंस, ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद नो डिनोमिनेटर। नो डिनोमिनेटर पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया था, विद नो डिनोमिनेटर। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ टाइप्स बताऊंगा, ग्रेडियंट की टाइप्स याद रखना। स्क्रीन जूम कर लूं मैं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया सबने?
सबने कर लिया है तो आप डन लिख दो। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन करके अब थोड़ी सी वर्किंग करूंगा। डन को ना तुम लोग कॉपी करके रखा करो। जैसे मैं डन वाला पूछा करूँ पेस्ट कर दिया करो वो, ताकि टाइप ना करना पड़े। टाइप करना तो टाइप कर देखो, छोटा सा वर्ड है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम जरा थोड़ी सी बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली चीज, इस डायरेक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है? जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। हाँ भाई, ये ग्रेडियंट क्या होता है? मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या जीरो होता है, या अनडिफाइंड होता है, क्या होता है? ये आपको सबको अब तो मालूम हो जाना चाहिए कि भाई ये ग्रेडियंट होता है पॉजिटिव। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इसका वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका बताइए, इसका क्या सीन होगा अगर ये ऐसे होता? अब ये आपको पता है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है भाई, तो ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब आप बताओ इसमें ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का ग्रेडियंट क्या होता है और वर्टिकल का ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का जीरो होता है, वर्टिकल का अनडिफाइंड होता है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट नो ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो ये आपने चीजें लिख लेनी है अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब दो बातें और आती हैं। पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? देखो भाई, पैरेलल लाइन में याद रखो, ग्रेडियंट हमेशा सेम होते हैं, और इसमें हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। बस ये दो शॉर्ट चीजें याद रखो बस। पहला वाला देख लो, M1 बराबर होगा M2 के, क्योंकि ग्रेडियंट दोनों बराबर हैं। भाई एक लाइन जा रही है ये वाली, एक लाइन जा रही है ये वाली, जो ग्रेडियंट इसका होगा वही ग्रेडियंट इसका भी होगा। क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो स्लोप नीचे वाली का होगा वही स्लोप ऊपर वाली का, क्योंकि दे आर पैरेलल। नहीं, जीरो अज्यूम, देखो वर्टिकल का जीरो एक प्रॉब्लम है, देखो जीरो इज अ नंबर। हाँ भाई हसन, जीरो नंबर है हसन। जीरो का मतलब है कि देर इज नो चेंज इन वाई, नो चेंज ऑफ वाई, या नो चेंज ऑफ एक्स। नो चेंज इन वाई और एक्स, ये मतलब है। बट अनडिफाइंड का मतलब है सिंपल, नो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की बात ही ना करो आप, चेंजेस की बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको नो ग्रेडियंट लिख देते हैं उधर। मतलब उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना यूजलेस है। ग्रेडियंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेडियंट को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। वो वेक्टर्स की बात कर रहे हो आप, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो जो आप कह रहे हो। ग्रेडियंट में डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ग्रेडियंट के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ग्रेडियंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आप देखो परपेंडिकुलर लाइंस में देख लो। एक लाइन आपकी ये जा रही है, ये है M1, भाई इसका ग्रेडियंट है 2। ठीक है, पॉजिटिव जा रही है। अब बताओ इस वाली का क्या होना चाहिए? ये इसके परपेंडिकुलर आ गई। ये M2 है, ये क्या होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, -1/2 होना चाहिए। जब भी तो कह रहे हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल भी तो बोला है। पहले आप रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल जैसे आप करोगे, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं हो, तुम ना याद रखो परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन याद रख लिया करो। ये M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल्स टू -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो M1 आपको पता है,
ये परपेंडिकुलर लाइंस का फॉर्मूला ग्रेडियंट निकालने का। m1 आपको पता है, हाँ बेटा m1 आपको पता है m1 क्या है? जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, m1 क्या है? हसनैन, अली, उस्मान, m1 क्या है? आप लोगों से तो पूछ रहा हूँ, तो आप लोग जवाब दोगे तो आगे बढ़ेंगे ना। m1 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? 2 लिख दो। अब देखो तुम्हें m2 का आंसर चाहिए ना, तुम्हें ये m2 का आंसर चाहिए ना, कंपेयर करके निकल आएगा। देखो m2 को अपनी जगह रहने दो, इसको वहां ले जाओ। कितना आया m2? m2 आ गया -1/2। तो हमेशा ये इसी इक्वेशन से परपेंडिकुलर के ग्रेडियंट निकल आते हैं। अच्छा अब पैरेलल के भी निकलते हैं, पैरेलल के भी इससे निकलते हैं। ये है m1 m2 के बराबर, ये लो भाई। तो अगर m1 आपका कितना था यहाँ पे, m1 अगर हम सपोज कर ले 3, तो भाई इसका m2 भी 3 होगा, क्योंकि बहुत सेम होती हैं वैल्यूज, इसमें कोई फर्क नहीं आता। बट अगर परपेंडिकुलर आएंगी ना, जैसे देखो ये वाली, उस उस्मान, हसनैन, हसन, अली, उमर शारिक, ये देखो, इनका आंसर बताना क्या होगा। देखो पहले गौर करना, मैं किसका तुम्हें ग्रेडियंट दिया है। देखो बताओ m1 कितना आएगा, डायरेक्टली कोशिश करो अगर निकाल सकते हो तो। 3 आएगा। कैसे आएगा? देखो आप 1/3 का रेसिप्रोकल ले लो, पहले पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो 3, माइनस का रेसिप्रोकल प्लस कर दो, आ गया आंसर सिंपल। आप बोलो नहीं सर मुझे ना ये कंफ्यूज करता है, मैं इससे कर लूंगा, तो भाई इससे कर लो, ये भी आपको हेल्प करेगा। सो भाई m1 निकालना है, m2 है -1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 1 3 हो जाता है। आ गया, इससे भी आंसर आ गया। आप क्लियर है आपको ये? अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो इस पेपर के थ्रू बता देता हूँ, सुनो। एक ये एक्स्ट्रा चीज समझ लो, ताकि तुम्हें ना हर दफा फिर चीजें क्लियर होते हैं। देखो हाँ भाई, क्या तुम मुझे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ग्रिड के अंदर, ग्रिड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है ग्रिड, फारिग है ग्रिड। क्या तुम मुझे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हो। कितने बच्चे कहते हैं जी सर हम बता सकते हैं, कितने बच्चे नो कहते हैं? कितने बच्चे कहते हैं यस, कितने बच्चे कहते हैं नो? देखो ऐसे नहीं बता सकते। ये ओरिजिन है, ये होगा 1, ये होगा 2, ऐसे नहीं बता सकते। एग्जामिनर क्या हमेशा लिख कर दे आपको? स्केल की जरूरत ही नहीं, ग्रिड बनी हुई है आपके पास, स्केल की क्या जरूरत है? ये यूनिवर्सल स्केल होता है बेटा, एक स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट वाला स्केल ना यूनिवर्सल होता है। जब तक एग्जामिनर डिफाइन नहीं करेगा स्केल, तब तक आप चेंज थोड़ी करोगे। एग्जामिनर बोलेगा अगर 2 का एक बॉक्स है तो फिर 2 के एक बॉक्स के हिसाब से आप करोगे। एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा तो यूनिवर्सल स्केल यूज करोगे, जो ग्राफ्स में होता है ऑलरेडी। अब आपके कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते, मैं भी आपको कोऑर्डिनेट्स बनाना सिखा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स कैसे डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या है। बताओ क्या आएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जल्दी से बता दो।
x क्या आएगा इसका, x बताओ पहले। -5, 3, बिल्कुल सही रीड किया आपने। b का बताइए। 5, 3। c का बताइए, c का। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तुम करने के बाद क्या तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बता सकते हो? ये मैं आपको मेंसुरेशन में पढ़ा चुका हूँ। हाइट कहाँ से आएगी इसकी, हाइट परपेंडिकुलर हाइट कहाँ से मिलेगी हमें? आप मुझे डायरेक्शन बताओ सिर्फ। जैसे आप बता दो सर A2BC, B2AC या C2AB, परपेंडिकुलर हाइट कहाँ मिलेगी? A2BC, B2C या C2AB? C2AB ऑब्वियस, ये रही। अब बता बेस कैसे लूं? ये बेस के लिए क्या करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं या बॉक्सेस का काम कर लूं, बॉक्सेस गिन लूं? ये बेस कैसे निकालूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं या बॉक्सेस गिन लूं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे आप बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ निकलवाता है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? हाँ भाई बताओ। टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही बात है। आप एक नंबर के गधे हो गए अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो। बस ये मेरा मकसद था इस सवाल को करवाने का, कि आपसे बड़ा कोई गधा नहीं होगा अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे इस्तेमाल किया। आप बताओगे यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए? हाइट के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? डायरेक्ट पता चल जाएगी भाई, डायरेक्ट। कैसे? 1, 2, 3, 4 कितने बॉक्सेस बनी हुई है? 8 और 3 का डिफरेंस कितने का होता है भाई? 5 यूनिट्स, तो 5 आ गई इसकी हाइट। बेस कितनी आएगी भाई देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 आ गई इसकी बेस। पुट करो फॉर्मूला में, आंसर निकालो अपना, खत्म। 25 यूनिट्स स्क्वायर। क्लियर है अब यहाँ तक? ठीक है, डन हो गया। चलो ये एग्जाम्पल थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। क्यों करवाई आपको अभी पता चल जाएगा ये मैंने क्यों करवाई आप। अभी आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों करवाई। अब ये सारी चीजें ना तुम्हें रिकॉल करनी है, पेपर से पहले तुम्हें सब पता होना चाहिए। ये जो बच्चे भूल जाते हैं ना पेपर से पहले, उनको याद कराने के लिए इसलिए रिवीजन रखा जाता है, कि भाई याद कर लो, भूल गए हो तुम। अब आओ क्वेश्चंस की तरफ। आप मुझे जवाब देते जाओगे, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता जाऊंगा, आंसर आप निकालते जाओगे। ये सवाल का लास्ट पार्ट तंग करेगा आपको बस। तो लास्ट पार्ट में देखो, एक मैंने एरिया कवर करवा दिया, तुम्हें एरिया की एक चीज कवर करवा दी। अब मैं तुम्हें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट कवर करवाऊंगा। कितने बच्चों को क्वाड्रेंट्स याद हैं, क्वाड्रेंट्स? कितने बच्चों को क्वाड्रेंट्स याद हैं? अच्छा अब याद है ना, बताओ। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। अच्छा अब बताओ, sin 150 की क्या होती है? 0.5। सेम होती है, सेम सेम उस्मान, सेम होती है। अब सुन लो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 30, या 30 वाला सेकंड क्वाड्रेंट में होता है? 30 है, लेस देन 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ग्रेटर देन 90 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। कॉस और टेन में क्या फर्क आ जाता है ये बताओ? कॉस और टेन में क्या फर्क सिखाया था मैंने आपको? साइन का फर्क आता है बस। बस साइन का फर्क आता है। नंबर सेम रहता है, साइन का फर्क आएगा, बस ये बात याद रहेगी। अब कंटिन्यू करें क्लास को आगे। आ जाओ जल्दी जल्दी से। अब देखो, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालना है आपने। एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी? एसी का मिड पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला जल्दी से फॉर्मूला बताओ। एक्स निकालना है। चलो नेक्स्ट मैं इसी पेज पे कर लेता हूँ, मुझे फिर जगह की जरूरत पड़ेगी वरना। x1 इसको लिख दो
ए सी का निकालना है ना, ए सी देखो, मैं देखो ए बी पे नहीं लिखूंगा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अंधा भी नहीं हूँ। ए सी को इस्तेमाल करूंगा, x2 y2 इस पे लिखूंगा मैं। सो जो अंधे होंगे वो बी पे लिख के बैठ जाएंगे और बी की वैल्यू लेके अपना पूरा पार्ट बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं आंखें खोल कर हाजिर दिमाग होके काम करना है आपने। -5 + 4/2, -5 + 4/2, 5 + -3/2। क्या आंसर आ रहा है भाई? x1 + x2/2, -½ आ जाएगा, ठीक है, -0.5, कॉमा 5 - 3 = 2, 2/2, 1 आ जाएगा। 4.5 कैसे आ रहा है उमर? उमर कैलकुलेशन में गलतियां करते हो तुम अभी तक। 0.5, 1 आ गया आपका आंसर, नेगेटिव। अच्छा आप बताओ ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? देखो ये थोड़ा सा क्विक क्विक करना होगा हमें, इसमें अगर आप स्लो रहोगे बर्बाद हो जाएगा आपका टॉपिक, जल्दी जल्दी करना होता है ये। आप बताइए ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या सिखाया अभी आपको मैंने? ग्रेडियंट का फॉर्मूला वाज y2 - y1/x2 - x1। अब देखो मैं ए बी का करूंगा, अब मैं ए बी की बात करूंगा आपसे। अब ए सी को नहीं करेंगे, अब ए बी की बात करेंगे। x1 y1 x2 y2, क्यों लिखता हूं मैं ये x1 y1 x2 y2? हम क्यों लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाकर x1 y1 x2 y2? क्यों लिखते हैं बताओ? कंफ्यूजन ना हो, गलत वैल्यू ना डल जाए। गलत वैल्यू डली बर्बाद पार्ट, इसलिए कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में गलत डाल देते हैं वैल्यू, साइन गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको इसकी एहतियात करनी है। सो y2 इज -3 एंड y1 इज -5 हो जाएगा। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। x2 इज 1 एंड दिस विल बी -5। सो -8/6, सो -4/3 इक्वल्स टू -1/1/3। क्लियर है? बस यहाँ तक दे दो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। सो आप डेसिमल पॉइंट से मत बताओ, सिर्फ यहीं तक दे दो बस। ठीक है बेटा, क्लियर है? अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मजे आ जाएंगे आपका अगर ये इस तरह का सवाल आ जाए पेपर में। मुफ्ते के आपके 6-8 मार्क्स का ये। अब बेटा जरा बताओ सी पार्ट में क्या करना चाहिए? द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through 0,3 and is parallel to AB। क्या करें बताओ? देखो मैं तुम्हें एक होशियारी बता देता हूँ। तुम्हें मैंने बताया था कि फॉर्मूला यूज करना है y = mx + c फॉर द लाइन, है ना? तुम सबसे पहले सुनो, तुम बताओ तुमने ए बी का ग्रेडियंट निकाला है कहीं पे? क्या वो लाइन ए बी के पैरेलल है? यस और नो में जवाब दो, ज्यादा नहीं बताना कुछ, ज्यादा लंबी नहीं करो, बस बताना जो लाइन अब आपने फाइंड करनी है क्या वो ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब जो ग्रेडियंट ए बी का होगा वही ग्रेडियंट इसका भी होगा। अगर ए बी का ग्रेडियंट -4/3 है तो इसका भी ग्रेडियंट होगा -4/3। सो पुट कर दो y इक्वल्स टू -4/3 x प्लस सी। पुट कर दिया आपने? सो आप बताओ मैंने अभी आपको पहला स्टेप क्या लिखवाया था इक्वेशन निकालने के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था मैंने आपको? ये याददाश्त आपकी, आपको पता चलेगा कैसी है। फाइंड एम, पहले एम निकालिए, निकाल लिया एम। अब बताओ दूसरे पार्ट पे क्या बोला हुआ है? अच्छा आप एक मेरी बात सुन लो गौर से। कभी भी तुम्हारी एक्स की वैल्यू अगर तुम्हें 0 दिखे, जो भी वाई की वैल्यू होगी, कुड बी एनी वैल्यू, एनी, कुछ भी हो सकती है, दैट इज द वाई इंटरसेप्ट, दैट इज योर सी की वैल्यू। अब बताओ क्या यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है? हाँ भाई, वो अंधे और वो सुस्त लोग देख लें, बाद में जब मैं करवा दूंगा पार्ट फिर आ रहे होंगे सर दोबारा बता दें ये कैसे हुआ। भाई मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, जब एक्स की वैल्यू 0 हो, वाई का जो भी आंसर हो उस वक्त वो तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट होता है, तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब बताओ सी की वैल्यू कितनी है? सी कितना है आपका? देखो बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक दफा गौर से सुन लो।
अगर दो लाइन पैरेलल होंगी उनके ग्रेडियंट सेम होंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमने ग्रेडियंट को कर दिया पुट। अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट इस लाइन का गिवन है और उसमें अगर x की वैल्यू 0 है, अगर 0 नहीं होती तो मैं आपको दिखाऊंगा हमें क्या करना होता है। अगर 0 है तो ये डायरेक्टली जो वैल्यू है ना वो है c की y इंटरसेप्ट, क्योंकि जब भी कोई लाइन y को कट मारती है उसकी जो x की वैल्यू होती है वो अंडा होती है 0। तो आप समझ जाना ये y का कोऑर्डिनेट जो भी है ये y का इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट है। अब आप ये 3 को उठाकर पुट कर दो डायरेक्टली इधर। अब इसका एलसीएम ले लो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। हाँ तो फिर हम वो करते इब्राहिम, फिर ये होता 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 माइनस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ये होता है इब्राहिम, फिर प्लस 3/4 हो जाता है इब्राहिम। ठीक है भाई, अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी लास्ट में आंसर्स भी टैली कर लेंगे इसको, मुझे फिर उसमें जाना पड़ेगा वर्कशीट के अंदर ना। अब आप बताओ लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालें। लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है लगा देते हैं भाई, जगह है हमारे पास कहीं पे, यहाँ लगा देते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो ये आपका आ गया 8 स्क्वायर नेगेटिव प्लस 6 स्क्वायर पॉजिटिव, 64 प्लस 36 √100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सो भाई ए बी की लेंथ आ गई 10 यूनिट, ए बी आ गई 10। इजी है अभी तक, मुश्किल तो नहीं, आसान चल रहा है। अच्छा अब मैं ये सब एरेज कर दूं जो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट को तंग करेगा वरना ये। हाँ बेटा एरेज कर दूं, अगर आप सबने कॉपी कर लिया तो। वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी आ गया है, ये पूरा रिकॉर्डिंग में भी आ गया है। अब मैं एरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें से कोई काम की चीज चेक कर लूं, कोई काम की चीज तो नहीं है। हाँ सिर्फ एक ही थी, वो मैंने लिख ली है 10। अब बेटा सुनो गौर से, द वैल्यू ऑफ कोसाइन ए बी सी, पहले तो चेक करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कैसे लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा नॉन राइट एंगल में लगेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये बेसिकली, या नॉन राइट एंगल में लगेगा। अब बताओ इस केस में कौन किसकी हेल्प करेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने, भूल गए हो तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ इसमें राइट एंगल ट्राइंगल विल हेल्प नॉन राइट एंगल। देखो बेसिकली हमें ये वाला चाहिए, देखो है ना भाई, ये सुनो, यही चाहिए आपको। यार ये डायरेक्टली नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ एक लेंथ गिवन है। चलो हम अगर ये निकाल भी लें, ये निकाल लेते हैं, चलो कोई फायदा नहीं होगा इससे। 4 - 1 3 आ गई है, कोई इससे फायदा नहीं है क्योंकि कोई एंगल गिवन नहीं है आपको डायग्राम का ना, कोई फायदा तो नहीं है ना। अब आप बताओ क्या आप ए टू बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो कहीं पे। कैसे बनाऊं बताओ, ये ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो गलत है, ये तो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, ये तो हमारी तरफ से चल रहा है। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कर सकते हो आप मुझे बताओ, क्या आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो। क्या बताओगे, बताओ कोऑर्डिनेट बता सकते हो तो बताओ। इसको एक्स ले लेता हूँ मैं, एक्स का कोऑर्डिनेट बताओ। अरे आसान है, आसान है, आंखों से देखो दिख जाएगा, बहुत ही आसान है देखो।
तुम मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो बगैर किसी हेल्प के। ये है क्वाड्रेंट्स वाला लेक्चर, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में याद रखो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हेल्प करता है नॉन राइट एंगल को आंसर निकालने में। कैसे, सुन लो। अगर ये 1/2 पॉजिटिव है और ये -1/2 है, तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 डिग्री। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120 डिग्री। कॉस में चेक कर लो, कॉस इनवर्स 1/2 कितने के बराबर होता है और कॉस इनवर्स -1/2 कितने के बराबर होता है, चेक कर लो। चेक कर लो कैलकुलेटर से। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर तुम्हें इसकी फ्रैक्शन पता चल जाए, तुम बराबर वाले की भी निकाल सकते हो। तो हम बेसिकली इसकी फ्रैक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, थीटा फाइंड करने जा रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये होती है साइड्स, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है ये आपने बेसिकली फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा मुझे ये वाला एक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बताओ भाई इसका एक्स और वाई कैसे आएगा। कितने बच्चे बता सकते हैं इसका एक्स क्या है? एक्स तो बता दो एटलीस्ट, वाई चलो बाद में पूछ लूंगा मैं तुमसे। अब x -5 कैसे बताया भाई? सुनो, इस लाइन में जितनी भी x की वैल्यूज होंगी, जितनी भी हो जो भी हो भाई, वो सब सेम ही तो होंगी। तो ये है -5। अब बताओ y की ये वैल्यू क्या है, ये वाली y की वैल्यू क्या है, ये वाली। यहाँ पे y की वैल्यू क्या चल रही है, पूरी चेक कर लो। सो ये हो गया -3, यहाँ पे y -3 है। अब आप बोलो सर आपको कैसे पता चला? आंखें हैं मेरे पास, अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं, आपको भी दी हैं। आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई मैंने देखा मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो मैंने कहा यार एक्स और ए एक ही लाइन के अंदर है, देखो एक तरह से एक ही लाइन के अंदर है ये। तो जो ऊपर वाले की एक्स होगी वही इसकी भी एक्स वैल्यू होगी। अब आप बोलो सर ये वाला देखो, भाई ये एक्स और बी दोनों एक ही लाइन में है। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल पे वाई चेंज नहीं होता, वर्टिकल पे एक्स चेंज नहीं होता। अब आप देखो इसका भी -3 है, इसका भी -3 है, इसका भी -3 है। इसका मतलब ये y इक्वल टू -3 की लाइन चल रही है ये। अब आपको बात समझ आई? अब आप बताओ इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, गिनोगे या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ भाई, फॉर्मूला लगाओगे या बॉक्सेस या डब्बे गिन लोगे, मतलब नंबर्स का डिफरेंस देख लोगे? फॉर्मूला लगाने का देखो, मैंने अभी बोला था वो लोग गधे हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो भाई जो बच्चे फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या आप उन गधों में आना चाहते हो? तो ये बॉक्स ही नहीं है ना, यही तो असल चीज है बॉक्स। भाई आप बॉक्स की जरूरत ही नहीं होती आपको, बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स हैं तुम्हारे पास सबके, तुम्हारे पास सबके नंबर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो गिन लो ना अंकल। देखो हाइट के लिए कौन सा चाहिए होता है? वाई। सो देखो वाई का डिफरेंस चेक करो, आखिरी वाई है 5, स्टार्टिंग वाई है 3, नेगेटिव वाला, इन दोनों का डिफरेंस लो, तुम्हारे पास खुद लेंथ आ जाएगी। लेंथ निकालनी हो ना कभी भी डिफरेंस ले लिया करो, डिफरेंस। डिफरेंस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, डिफरेंस निकाल लिया करो। सो डिफरेंस के लिए हाईएस्ट वैल्यू 5 है इस लाइन की और लीस्ट वैल्यू -3। दोनों का जब आंसर निकाला 8 आ गया। अब बताओ हमदान, लीना और बाकी बच्चे, इसमें अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? 1 हाईएस्ट होता है या -5 हाईएस्ट होता है? कौन सा हाईएस्ट होता है? 1। लीस्ट कौन सा होगा? नेगेटिव नेगेटिव। कितनी आ गई? 6 आ गई। अब सुनो, हमें चाहिए ये वाला थीटा। यस और नो में जवाब देगा। हमें ये वाला थीटा चाहिए, इसको मैं थीटा 2 ले रहा हूं। ये कभी भी तुम्हारा डायरेक्टली आएगा ही नहीं, ये कभी भी नहीं आएगा।
तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, फर्स्ट थीटा निकालना पड़ेगा तुम्हें। फर्स्ट थीटा होता है लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड होता है ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब तुम जो इसकी निकालोगे वो निकालोगे वैल्यू इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में निकालोगे। क्लियर है वाली बात? तो वैल्यू निकलेगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन में आंसर देकर आओगे। कोई उसको एंगल डिग्रीज में नहीं चाहिए। अगर वो तुमसे डिग्रीज में मांगता ना, कभी भी ये वर्ड लिख कर नहीं देता। जब भी कोसाइन का वर्ड आए एंगल के साथ समझ जाओ डिग्रीज में नहीं चाहिए आंसर। आंसर उसको चाहिए रादर इन फ्रैक्शन और डेसिमल्स, इसमें चाहिए एग्जामिनर को आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। देखो, मुझे अगर ये निकालना है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है ये बताओ। ये जो 8 आई है, एंगल के सामने वाली क्या होती है? ऑपोजिट। 90 के सामने वाली बताओ, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये बताओ ये क्या होती है? एडजेसेंट। अब आप बताओ इसका थीटा का आंसर क्या आएगा? कॉस ए बी एक्स का आंसर बताओ पहले, क्या आंसर आएगा कॉस ए बी एक्स का? कॉस ए बी एक्स का आंसर आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है? जल्दी से देख के बताओ, एडजेसेंट कितना है? 6 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। कितना आंसर आया? 3/5। अब अगर आपको यही चीज यहाँ रिलेट करनी हो, कॉस ए बी सी, तो भाई सिर्फ क्या करो, बराबर वाले का आंसर छाप दो, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट है तो उसको नेगेटिव जरूर कर दो बस। ये इतना सा चक्कर है भाई, इतने से चक्कर के लिए इतना आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये छोटी सी चीज सीख लो, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ये इतनी सी चीज सिखाने के लिए ना, देखो मुझे इतना बताना पड़ता है तुमको। ये पार्ट हमेशा मुश्किल, हर सवाल का आखिरी पार्ट हमेशा मुश्किल। और ये कोई मुश्किल नहीं था, ये टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा। अब आप ऐसे क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको, आपका हाथ साफ हो जाएगा इससे। ये डन। इसके लिए कोई ज्योमेट्री नहीं थी कोऑर्डिनेट की, इसके लिए था ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जो क्वाड्रेंट्स वाला होता है, और वो मैं पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से इलेबरेट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को ये अब चीजें निकालना आनी चाहिए, वरना आप फंस जाओगे पेपर के अंदर। आगे बढ़े, चलो भाई इसका जवाब देना मुझे। The quadrilateral PQRS is drawn on a 1 cm square grid। देखो खुद बता दिया उसने, जो बच्चे स्केल की बातें कर रहे थे खुद बता दिया उसने। 1 सेंटीमीटर की ग्रिड है, उसने बता दिया है। जब आप देखो नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 सब सही लिखे हुए दिख रहे हैं। अच्छा अब देखो, सबसे पहली चीज, राइट डाउन द स्पेशल नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो भाई चेक करो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, स्केल रखकर देख लो, और क्या इनकी लेंथ बराबर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर सेम होती तो पैरेललोग्राम होता, अगर डिफरेंट है तो ट्रेपीजियम होगा। डन। अच्छा, क्या आप क्यू और आर का मिड पॉइंट निकाल सकते हो? मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या दो चीजों की जरूरत होती है आपको? कोऑर्डिनेट्स की। अच्छा आप बताओ क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, ग्राफ से पढ़ के बताओ क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जल्दी जल्दी ग्राफ से पढ़ के बता दो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू? -3 - 2, या -2 - 3? एक्स इज -2, पहले एक्स लिखते हैं उमर, फिर वाई लिखते हैं। ठीक है बेटा। बेटा बात सुनो, मैं ना ईयर इसलिए आपको नहीं बताता हूँ, मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट वेरिएंट से भी करवाता हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हम इनके कर चुके हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अपना। इतनी दफा प्रैक्टिस कर ली है, इतनी चीजें कर ली है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वेरिएंट्स के भी कराता हूँ। मैथ्स पूरी दुनिया की सेम है, किसी की मैथ्स डिफरेंट नहीं है। तो बस क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट होते हैं। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छी अच्छी जगह से पेपर्स निकाल निकाल के करवाता हूँ। कुछ आपको आसान लगते होंगे, कुछ आपको डिफिकल्ट लगते होंगे। जैसे देखो, अभी कुछ सवाल ऐसे हैं एक दो इसमें जो आपने नहीं करे हैं मेरे ख्याल से आज तक, तो शायद आप वो करोगे अब। सही है। अब सुनो, इसलिए मुझसे ईयर नहीं पूछा करो। जो ईयर बताने वाला होगा मैं आपको ईयर बता दूंगा, क्योंकि मुझे याद खुद याद नहीं है इसका ईयर क्या है।
ये मेरे पास रखे हुए होते हैं ना क्वेश्चंस, लेकिन है आपके सिलेबस से रिलेटेड। अब आप बताओ एक्स क्या है इसका, व्हाट इज द एक्स ऑफ आर? इट्स -5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। अब आप निकालो मिड पॉइंट जल्दी से, मिड पॉइंट निकालो, इसको x1 y1 लेबल करो, इसको x2 y2 कर दो, क्योंकि इसका नाम पहले लिखा हुआ था QR। सो भाई -2 प्लस -5/2 -3 प्लस 2/2, क्या क्या आंसर आ रहा है आपका? x1 -2 है, वो आपका -5 है। क्या आंसर आया पहला आपका? -7/2 -3.5 सही है, एंड -0.5, और दोनों देखो नेगेटिव में ही आएंगे ना, इधर ही आएगा कहीं, यहाँ पे, यहाँ कहीं आएगा ना। सो 3.5 और 0.5 इस तरह से आएगा। अब ये हम निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक दफा ना पी और एस के कोऑर्डिनेट्स भी बता दो, ताकि बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। 4,3 एंड -2,5। चलो भाई, -2,5, ठीक है। अच्छा अब जरा ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करें जरा बताओ। आप पता क्या करना, आप ऐसे लिखना, देखो किसके बराबर है भाई? सही है गलत है? जो मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? अब ये स्क्वायर रूट काटना नहीं, नेक्स्ट में कर देना। नहीं नहीं, एम ग्रेडियंट का नहीं हमदान। इधर जो एम है ना, वो इसने इसका वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी आंसर है वो इसका वेरिएबल है, उसलिए इसने यहाँ पे एम दिया हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देता है। वो ना ग्रेडियंट बोलता फिर आपसे लेंथ की बात नहीं करता, ठीक है। ग्रेडियंट तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, उसके लिए हमें कोई वेरिएबल की जरूरत थोड़ी होगी। अब आप बताओ, सुनो, आपने लेंथ निकाल लेनी है, लेंथ निकाल लो पहले इसकी। 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, y2 -y1, 5 - 3 का होल स्क्वायर, x2 -x1, -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब निकालो। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया -6 स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट कैंसिल, m इक्वल्स टू 40 आंसर आएगा। अब जो अंडर रूट 40 लिखेंगे वो गलत लिख रहे हैं, क्योंकि उसने m की वैल्यू मांगी है, अंडर रूट m की थोड़ी मांगी है। हाँ भाई, उमर m की मांगी है, अंडर रूट m की मांगी है, ये बताओ। अंडर रूट m लिखोगे तो अंडर रूट 40 लिखोगे, अगर m लिखोगे तो सिर्फ 40 लिखोगे, क्योंकि m की जगह 40 नंबर लिखा है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट लिखा हुआ है। समझो उमर, गलती कर रहे थे इसलिए आप ये वाली, ये होते हैं ब्लंडर्स, जिसकी वजह से आंसर सारे गलत हो जाते हैं। तो डन। आसान है क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है। जी अली बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर सर नहीं किया करो, डायरेक्ट यार अपनी प्रॉब्लम लिख दिया करो, उससे सस्पेंस हो जाता है। इतना सस्पेंस करके तुम आप अपनी बात लिखोगे फिर। अभी तक देखो इसकी बात ही नहीं आई। हाँ, तो हम डायरेक्ट हटा सकते हैं ना, बोथ साइड पे जो चीजें कॉमन होती हैं आप वो हटा सकते हो। कोई फायदा थोड़ी है स्क्वायर करके हटाने का, तब क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ? जो चीज लेफ्ट राइट सेम उसको हटा दो। अब आ जाओ ये वाले सवाल पे। इसका ए पार्ट और बी पार्ट आपने खुद करके मुझे बताना है अभी। जल्दी से ए और बी सॉल्व करो। सी के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, देखो सी थोड़ा सा डिफरेंट है।
मेजर हो या माइनर हो, सेक्टर एक ही होता है बेटा फातिमा। उसमें सिर्फ एंगल का फर्क आता है, मेजर वाले में एंगल थोड़ा बड़ा होता है, माइनर वाले में एंगल थोड़ा छोटा होता है। फॉर्मूला सेम है, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने मैंने देखा था क्वेरीज बहुत सारी भेजी है अपने ग्रुप पे। आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करो, अपनी क्वेरीज ना एक दफा सेपरेटली दोबारा से टैग कर दो ग्रुप के अंदर ना। उस पर प्लीज कोई अपने ना चोंचलेबाजी नहीं करना कि ये ऐसे कर लो ये वैसे कर लो। वो मैं करवाऊंगा आपको क्वेरी क्लास के अंदर। जब आप सब टैग कर लो, फिर उसके बाद जिसको जो फ्री के मशवरे देने हो कि ये ऐसे कर लो ये वैसे कर लो, जो सॉल्व देखो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, आप लोग एक दूसरे की हेल्प किया करो, बिल्कुल सही बात है। आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो, बिल्कुल करो। लेकिन आपकी उस हेल्प में ना एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कुछ चीजें मिस कर जा रहा हूँ उसके अंदर, इसलिए मैं फिर उसमें रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो मैंने सोचा है आप लोग एक दिन पहले ना आप लोग उसमें भर के अपनी प्रॉब्लम शेयर करो ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। और आप लोग मशवरे भी दो एक दूसरे को, सही दो गलत दो मुझे नहीं पता, आप वो मार्किंग स्कीम से चेक कर लिया करो बाद में कि जिसने आपको सॉल्व करवाया वो सही भी है या गलत है। अच्छा उसके बाद क्या करा करो, जिस दिन मैं क्वेरी क्लास अनाउंस करूँ ना कि भाई कल हमारी ना 3 से लेकर 5 क्वेरी क्लास होगी फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक एक दफा जो जो क्वेश्चन अनसॉल्व हैं, जो आपको समझ नहीं आए किसी भी ग्रुप के मेंबर की वजह से, आप उसको दोबारा से कंप्लीटली टैग करो ताकि मैं उसको आईपैड पे सेव करूं और आपकी वो प्रॉब्लम डिस्कस करूं, क्योंकि मैं रैंडमली डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें इतना टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला काम कर लेना। जब मैं अनाउंस करूंगा एक दिन पहले बताऊंगा आपको कि आज ऑन अब हमारी ऑनलाइन क्वेरी की क्लास होगी। अभी तो फिजिकल का सीन ऑफ कर दिया बिल्कुल उन्होंने, सो फिजिकल प्रॉब्लम करेगा अभी। जल्दी से बेटा इसका ए और बी पार्ट करो, जब तक मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ी बोल रहे हो, आप अपना काम करते हो, आप सुनते जाओ सिर्फ। और इसके आंसर्स निकालो, पार्ट ए का भी आंसर निकालो, मैं उमर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पार्ट ए का भी आंसर निकालो, पार्ट बी का भी आंसर निकालो जल्दी से। पार्ट सी में मैं आपकी हेल्प करूंगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। ठीक है आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, देखते हैं। -3/8 बता रहे हो आप लोग। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पहले मिड पॉइंट तो बता दो। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, 1 और 2.5, ये आ रहा है भाई मिड पॉइंट। अब कुछ बच्चों ने ग्रेडियंट बोला 3/8, कुछ बच्चे कह रहे हैं -3/8, तो किसका आंसर सही है वो चेक कर लेते हैं। पी क्यू का ग्रेडियंट निकालना है, पी एन क्यू। 1 - 4 -3 आ गया ये तो। 5 -3, सो -3/8 है भाई, -3/8। अब बताओ इसका क्या करें। इसको कैसे सॉल्व करें। ये कैसे सॉल्व किया जाए, पढ़ लो एक दफा पढ़ लो। आर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -60। ओ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। कहता है विच ऑफ द पॉइंट्स आर और पी, कौन से पॉइंट्स आर और पी में से ओरिजिन के क्लोजर हैं, अपनी वर्किंग से शो करवाएं। फिर डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे ताहा। उमर ग्रेडियंट से क्या फायदा होगा, उमर बताओ ग्रेडियंट से क्या फायदा। मार्क्स देख लो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है सिर्फ। निकालो बताओ, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के चलो बताओ। तुम लोग मुझे ओ आर का डिस्टेंस निकाल कर बताओ, ओ आर का डिस्टेंस कितना है, तुम लोग मुझे ओपी का डिस्टेंस निकाल कर बताओ, दोनों का डिस्टेंस निकाल के बताओ।
चलो भाई निकालो डिस्टेंस, क्या क्या डिस्टेंस है दोनों का, फिर मुझे बताओ, फिर हम आगे देखते हैं। निकालो। हसन फाइंड करके बताओ मुझे कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है दोनों का। पेपर वन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर से कर लो। ओ सॉरी, विदाउट कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर से ना करो, पेपर वन का क्वेश्चन है। टी वन का देखो क्या आंसर आ रहा है। मैं बेटा पूछ रहा हूँ सिर्फ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं आइडिया ये आंसर कैसा आएगा, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा इसको। आप बताओ आप कैसा आएगा, आप लोग बड़े होशियार हो ना, तो आप लोग बताओ। चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ओपी की लेंथ और ओआर की लेंथ तो बता दो। ओपी कितना आ रहा है? ओपी आ रही है 5 यूनिट्स और ओआर आ रही है 6 यूनिट्स। तो लॉजिकली ओरिजिन से करीब कौन है? सुनो, तुमने अपनी वर्किंग शो करानी है, तो तुम इसका प्रॉपर आंसर निकाल के शो कराना। ठीक है ना, प्रॉपर वर्किंग शो कराना। ठीक है बेटा, P is closer to the R, P is closer than R to the origin, P ज्यादा क्लोजर है R के बजाय ओरिजिन के। ये आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन से देखो भाई। अब एक काम करना, सुनो ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये करो। मैंने आपको आज बहुत अच्छी एग्जाम्पल इसमें दे दी है, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये आपको। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम क्लास एंड करेंगे, सर हम्बल की क्लास करें कुछ बच्चे, तो आप लोग जाके क्लास लो। जी जी, ग्रुप पे सेंड करूंगा। ठीक है बेटा, क्लास एंड करेंगे हम। अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, आप सब भेजो, सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे क्वेश्चन भेजो ग्रुप के अंदर।